हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत यानी कि कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका पेपर कोड हो जाएगा G274। इसकी हमारी ये 8वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको ये सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और ये हमारी 8वीं वीडियो हो जाएगी। इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं, और जो 3 क्वेश्चन और हैं वो उनको भी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो चलिए, एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेस 2025 के लिए हम आपके लिए करा रहे हैं। परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तर इस श्रृंखला में हमारे चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनमें जो आपके सामने ये दे रखी हैं, इनमें से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि इन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखवाता है, तो ये 10-10 नंबर की आपकी टिप्पणी हो जाती है। तो क्वेश्चन है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अमर्त्य सेन का सामाजिक न्याय, या प्राच्यवाद, या रचनात्मकतावाद, इन तीनों पर आपको टिप्पणी करनी है। इन्हीं में से आपको हो सकता है 1-2 देखने को मिल जाए क्वेश्चन में जब आप एग्जाम देने जाओ। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन का सामाजिक न्याय। अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस, क्या अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस का प्रारंभ ही अमर्त्य सेन न्याय के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। सर्वप्रथम वे न्याय के संदर्भ में किसी एक विशिष्ट मानक को अस्वीकार करते हुए बहुआधारीय प्लूरल ग्राउंडिंग दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार किसी एक कारण या आधार पर सर्वसहमति संभव नहीं है। साथ ही सेन के मत में ऐसी किसी सर्वसहमति की आवश्यकता भी नहीं है। सेन के विचार में न्याय सिद्धांत की मांग है कि न्याय एवं अन्याय के प्रतिकार में तर्क बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। सामान्य अन्याय की अनुभूति से चलकर तर्क आधारित अन्याय के निराकरण द्वारा न्याय संवर्धन के मार्गों के विश्लेषण का एक लंबा इतिहास बौद्धिक दार्शनिक मीमांसा में प्राप्त होता है। अमर्त्य सेन के अनुसार सामाजिक न्याय के संदर्भ में अभी तक की दार्शनिक मीमांसा में कुछ यानी कि मुख्य 2 प्रकार के पृथक दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। प्रथम दृष्टिकोण जो मुक्त समाज के लिए एक औचित्यपूर्ण संस्थागत व्यवस्था की पहचान एवं स्थापना पर बल देता है। इसे सेन अनुभवातीत संस्थावाद का नाम देते हैं। यह दृष्टिकोण पूर्ण न्याय परफेक्ट जस्टिस की खोज करता है, अर्थात न्याय पूर्णता की प्राप्ति का अन्वेषण इसकी विषय वस्तु है। साथ ही उक्त संपूर्णता की खोज में यह उचित संस्थाओं की पहचान तक सीमित हो जाता है। उसके संभव परिणाम या व्यवहारिक परिणामों से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार उक्त मत से अनुबंधवादी विचारधारा को पुष्ट करता है, जो जॉन लॉक, रूसो, कांट, जॉन रॉल्स के चिंतन में दिखाई देती है, जहां पूर्णता की खोज में प्राकल्पनात्मक संस्थागत संरचना का प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य दृष्टिकोण तुलनात्मक दृष्टिकोण यानी कि कॉम्परेटिव अप्रोच है, जिसके अंतर्गत वास्तविक सामाजिक अनुभूतियों को आधार बनाकर एक तुलनात्मक प्रविधि के माध्यम से विश्व में व्याप्त उन स्पष्ट अन्यायों के निराकरण का आग्रह प्राप्त होता है जो दृष्टिगत होते हैं। ये किसी वस्तुत उदित हो सकने वाले समाजों की तुलना करते हैं, किन्हीं अनुभव अतीत संपूर्ण संस्थागत व्यवस्था की खोज नहीं है। सेन का मत न्याय के संदर्भ में किसी पूर्ण व्यवस्था की खोज करना नहीं, बल्कि तुलनात्मक प्रविधि के आधार पर यथासंभव न्याय में वृद्धि एवं अन्याय में कमी करना का पक्षधर है। अमर्त्य सेन के शब्दों में, यद्यपि संस्थाएं एवं नियम
वास्तविक समाज के आवश्यक अंग हैं, तथापि मानवीय जीवन अनुभव एवं अनुभूतियों को पूर्वोल्लेखित सूचनाओं मात्र से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। अतः वास्तविक अनुभूतियों पर आधारित तुलनात्मक प्रविधि को सेन उत्तम मानते हैं। अनुभूतियों के संदर्भ में मानवीय आगे देखते हैं मानवीय जीवन की प्रकृति के बिंदु पर सेन का मत है कि तार्किकता का संबंध सिर्फ इससे नहीं है कि हमने क्या करने में सफलता प्राप्त की, अपितु उस स्वतंत्रता से भी है जो अनेक प्रकार के जीवन के मध्य चयन करने की हमारे पास है। यानी कि तर्क एवं चयन की यह स्वतंत्रता मानव जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। निर्भर करता है कि व्यक्ति इनका प्रयोग कैसे करता है एवं करता है भी या नहीं। यानी कि व्यक्ति इनका प्रयोग कैसे करता है एवं करता है भी या नहीं। यदि करता है तो उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर होगा, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि स्वतंत्र निर्णय एवं चयन की क्षमता मानव के पास है। यदि सामाजिक अनुभूतियों का मूल्यांकन व्यक्तियों की वास्तविकता क्षमताओं के आधार पर किया जाए तो ऐसी स्थिति में मानव जीवन को संपूर्णता में ग्रहण किया जाएगा। स्पष्ट सेन के मत में न्याय अन्याय के प्रश्न का संबंध प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव जीवन समस्याओं आदि से है एवं इसका निर्धारण एवं निराकरण तुलनात्मक प्रविधि द्वारा संभव है। संक्षेप में तर्क वस्तुनिष्ठ सामाजिक चयन भेदभाव का अभाव जैसे तत्व न्याय के पूर्ण शर्तें हैं। आगे देखते हैं वितरक न्याय एवं समानता। वितरक न्याय एवं समानता तो अमर्त्य सेन के विचार में न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का संबंध अधिकारों के संरक्षण, उपयोगिता को महत्व करने या संसाधनों के निष्पक्ष वितरण में नहीं, अपितु विभिन्न मानवीय क्षमताओं की एक सार्वभौमिक स्वीकृति से होना चाहिए जो स्वयं व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि वह न्यायपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सके। इस प्रकार क्षमताओं के वितरण का प्रश्न ही वितरक न्याय की विषय वस्तु होनी चाहिए। वितरण के संबंध में सेन मुख्यतः दो प्रश्नों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं जो प्राय वितरण से संबंधित सभी सिद्धांतों में विवेचना का मुख्य विषय बनते हैं। प्रथम समानता किसकी इक्वलिटी, यानी कि समानता किसकी इक्वलिटी ऑफ वाट एवं द्वितीय समानता क्यों वाई इक्वलिटी। इनमें प्रथम प्रश्न ही वातावरण की मुख्य विचारणीय समस्या है। सेन के शब्दों में सामाजिक व्यवस्था का प्रत्येक मानकीय सिद्धांत किसी न किसी प्रकार की समानता के मानक को आधार बनाकर ही चलता है। यहाँ तक कि कुछ सिद्धांत जो समानता के मानक को व्यक्तिक स्वतंत्रता में बाधक मानते हुए समानता एवं पुनर्वितरण का आगे देखते हैं निराकरण या विरोध करते हैं, वे भी समानता की उक्त शर्त की अपेक्षा नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ रॉबर्ट नॉजिक भी स्वतंत्रतावादी अधिकारों के समानता की वकालत करते हैं। प्रश्न हो सकता है कि सामाजिक न्याय हेतु समानता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, जो कि समानता क्यों के प्रश्न से संबद्ध है। इस पर सेन का तर्क है कि सामाजिक मुद्दों पर नैतिक तर्कणा के अंतर्गत किसी न किसी स्तर पर सभी को समान महत्व देना अनिवार्य है। स्पष्ट है कि वितरण में न्याय के संदर्भ में एक सामान्य तर्क प्राप्तियों में समानता की शर्त का पालन किया जाना है। सेन समानता के उक्त बिंदु पर विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से व्यक्ति एवं समाज अनेक प्रकार की असमानताओं से युक्त है। वह असमानताओं जैसे सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण, देश, काल, परिस्थितियों के साथ साथ व्यक्तिगत असमानताएं जैसे आयु, लिंग, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं आदि भी दृष्टिगत होती हैं। असमानताओं या वितरक समस्याओं पर विचार करते समय इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति के जीवन एवं विकास के प्रत्येक निष्पादन पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। परंतु क्या इस असमानताओं का निराकरण संभव है? क्या उक्त स्तरों पर समानता स्थापित कर पाना संभव है? पूर्ववर्ती विचारक रॉल्स, नॉजिक आदि जिस प्रकार आय, संपत्ति, प्राथमिक वस्तुओं
आदि में समानता एवं आधिकारिकता के आधार पर वितरण को न्यायपूर्ण बताने का दावा करते हैं। क्या वह संभव है? सेन के विचार में इसका उत्तर नकारात्मक होगा। उदाहरणार्थ, एक दिव्यांग व्यक्ति कभी भी एक स्वस्थ व्यक्ति के समान प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, चाहे उन्हें आय, संपत्ति, अधिकार आदि में पूर्ण समानता प्राप्त हो जाए। तो ये आपका अमर्त्य सेन हो गया। अब आगे देखते हैं प्राच्यवाद। तो यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्राच्यवाद को देखते हैं। प्राच्यवाद एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत पश्चिमी द्वारा 18वीं और 19वीं सदी के दौरान स्वयं को केंद्र में रखकर अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए पूर्व संस्कृतियों की स्थावर संरचना बनाई गई थी। एडवर्ड सहीद मानते हैं कि प्राच्य विदों द्वारा ज्ञान की अत्यंत परिष्कृत राजनीति के अंतर्गत यूरोप केंद्रित पूर्वाग्रहों का प्रयोग करके एशिया और मध्य एशिया की भ्रांत और रोमानी छवियां तैयार की गई, ताकि पश्चिमी की औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को तर्क प्रदान किया जा सके। यह उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के आधारभूत प्रतिमानों में से एक है। भारत का अध्ययन करने वाले ज्ञान प्रकाश निकोलस डीर्क और रोनाल्ड इंडेन जैसे समाज वैज्ञानिकों और हामिद दुबोसी, होमी भाभा और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक जैसे साहित्य शास्त्रियों पर भी प्राच्यवाद की स्थापनाओं का प्रभाव पड़ा है। प्रारंभिक दौर में प्राच्यवाद पश्चिमी दुनिया के लेखकों, रचनाधर्मियों और कलाकारों द्वारा पूर्वी देशों की संस्कृतियों का वर्णन और अध्ययन के लिए प्रयुक्त पथ था। 19वीं सदी में अनेक यूरोपीय साहित्यकारों और कलाकारों ने उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया की यात्रा के अनुभवों तथा कलात्मक प्रभावों को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी थी। फ्रांसीसी कलाकार लॉर्ड बायरन ने सन 1812 में ओरिएंटल स्टडीज शब्द का प्रयोग किया था। प्राच्यवाद शब्द के अर्थ को एडवर्ड सईद की सन 1978 में प्रकाशित पुस्तक ओरिएंटलिज्म ने नया संदर्भ प्रदान किया। सईद ने अरब और इस्लामी सभ्यता के संदर्भ में प्राच्यवाद का विश्लेषण करते हुए साम्राज्यवाद से प्राच्यवाद के गहरे संबंध और उसके राजनीतिक निहितार्थ को रेखांकित किया था। किसने? साम्राज्य से प्राच्यवाद के गहरे संबंध और उसके राजनीतिक निहितार्थ को रेखांकित किया था। उनके द्वारा प्रवर्तित प्राच्यवाद की अवधारणा मानविकी के विभिन्न अनुशासनों, इतिहास, लेखन, सांस्कृतिक अध्ययन, साहित्य सिद्धांत आदि में यूरोपियन केंद्रीकरण का प्रतिरोध रचने और पूर्वीय सभ्यता में विचार की स्वायत्तता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होती है। आगे देखते हैं। प्राच्यवाद का मानना है कि यूरोपीय विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व का किया गया चित्रण तथ्यों अथवा यथार्थ पर आधारित न होकर कुछ पूर्व निर्धारित रूढ़ियों पर आधारित है। यूरोपीय कलाकारों का चित्रण सभी पूर्वी समाजों को तर्क बुद्धि से वंचित, दुर्लभ और स्तृण के रूप में दर्शाता है। इसके विपरीत वह पश्चिमी को बुद्धि संगत, बलवान और पुरुषपूर्ण चित्रित करता है। यह दुराग्रह पश्चिमी विचारकों में इतना रच बस गया है कि बहुत से पश्चिमी प्रेक्षक भी इसे नहीं देख पाते। साम्राज्यवादी प्रभुत्व के अंतर्गत बहुत से पूर्वी विद्वानों ने भी इसे आत्मसात कर लिया है। इस प्रक्रिया में पश्चिमी सभ्यता का मानक बन गया है तथा प्राच्य असंगत हो गया है। इस प्रकार ऑक्सीडेंट पश्चिमी, ओरिएंटल पूर्व को अपने विपरीत ध्रुव की तरह रचता है। प्राच्यवाद की अवधारणा अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान का परिणाम है, जिसमें विभिन्न समाज विज्ञानों के साथ ही तुलनात्मक साहित्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखते हैं। फूको की सत्ता और ज्ञान के अंतर संबंधों के साथ एंटोनियो
एंटोनियो ग्राम्शी की वर्चस्व की अवधारणा ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसके अतिरिक्त कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर के रूप में सईद को भी नस्लवादी प्रभाव वाले रचनाकार अर्नस्ट रेनन का अध्ययन करते समय यूरो केंद्रीयता अथवा यूरोपीय केंद्रीकरण के उद्गम की पहचान हुई थी। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका रचनात्मकतावाद। तो रचनात्मकतावाद को देखते हैं। रचनात्मकतावाद राजनीतिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का तीसरा दृष्टिकोण है। आदर्शवाद और यथार्थवाद के मुकाबले यह दृष्टिकोण विश्व राजनीति की जांच सामाजिक धरातल पर करने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मकवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सही समझ केवल भौतिक सीमाओं के दायरे में होने वाली तर्कसंगत यानी कि अन्योन्य क्रियाओं से ही नहीं प्राप्त की जा सकती, जैसा कि यथार्थवादियों का आग्रह है, और न ही उन्हें संस्थागत सीमाओं के भीतर परखने से काम चल सकता, जैसा कि आदर्शवादी कहते हैं। रचनात्मकवादियों के अनुसार संप्रभु राज्यों के बीच बनने वाले संबंध केवल उनके स्थिर राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित नहीं होते, अपितु उन्हें लंबी अवधि के दौरान बनी अस्मिताओं के प्रभाव में उठाए जाने वाले कदमों को प्रारूपों के रूप में देखकर समझना पड़ता है। रचनात्मकवादी अपना ध्यान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्तर पर मौजूद संस्थाओं पर केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनीति और संप्रभुता को महत्व देते हैं। शासन व्यवस्थाएं भी इनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भी विनियमकारी और विधेयक संरचना उत्पन्न करती हैं। उनके हाथों एक सामाजिक जगत तैयार किया जाता है, जिसकी सहायता से राज्य के व्यवहार और आचरण तात्पर्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। रचनात्मकतावाद का सिद्धांत भौतिक आयामों की अपेक्षा नहीं करता है, पर वह उनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए सामाजिक आयामों को भी जोड़ देता है। इसके अंतर्गत जब संस्थाओं की चर्चा की जाती है तो उसका अर्थ केवल सांगठनिक ढांचा ही नहीं होता। संस्था का तात्पर्य है कि अस्मिताओं और हितों की एक स्थिर संरचना, एक ऐसी संरचना जिसमें साझी समझ, साझी अपेक्षाएं और सामाजिक ज्ञान अंतर्निहित है। रचनात्मकतावादी संस्थाओं को मूलतः एक संज्ञानात्मक अस्तित्व की तरह देखते हैं, जिन्हें अपने कर्ताओं के विचारों की सीमाओं के दायरे में ही रखना पड़ता है। संस्थागत संरचनाओं के मानकीय प्रभाव के साथ साथ रचनात्मकतावाद बदलते हुए मानकों और अस्मिताओं व हितों के बीच बने सूत्रों की जांच करता है। चूंकि राज्य और अन्य कर्ताओं की गतिविधियों के कारण संस्थाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए रचनात्मकतावाद संस्थाओं और कर्ताओं को परस्पर अनुकूलन करते रहने वाले अस्तित्वों के रूप में देखता है। प्रस्तुत विवेचन से लगता है कि एक सिद्धांत के रूप में रचनात्मकतावाद पर अमल करना कुछ कठिन होगा। वास्तव में राज्यों के व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए किसी एक विशिष्ट सामाजिक संरचना को चुनने की अनुशंसा करने के स्थान पर यह दृष्टिकोण कहता है कि किसी एक परिस्थिति में उपलब्ध संरचना की जांच पड़ताल करके उसके विशिष्ट क्षेत्र में राज्य के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर अनुमान गलत सिद्ध होता है तो इसका आशय यह हुआ कि उस संरचना को ठीक से समझा नहीं गया है या वह अचानक बदल गई है। अगर यथार्थवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता व्याप्त है, तो रचनात्मकतावादी कहेंगे कि उनकी यह धारणा हॉब्स द्वारा प्रतिपादित प्रकृत अवस्था के आईने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखने से उपजी है। इस प्रकृत अवस्था का निष्कर्ष सामाजिक संबंधों की एक विशिष्ट संरचना से निकाला गया है, जो अब बदल चुकी है। संरचनावादियों की मान्यता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विनियम भी करती हैं और विधेयक
भूमिका भी निभाती हैं। विनियमनकारी भूमिका का अर्थ कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों और आचरणों को मानने या प्रतिबंधित करना। विधेयक भूमिका से आशय है कि किसी व्यवहार या आचरण को परिभाषित करते हुए उसे एक निश्चित तात्पर्य संपन्न करना। राज्य उनकी दृष्टि में एक नैगमिक यानी कॉर्पोरेट अस्मिता है। वह अपने बुनियादी लक्ष्यों सुरक्षा, स्थिरता, मान्यता और आर्थिक विकास का निर्धारण करता है। आगे देखते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति सामाजिक अस्मिताओं पर निर्भर है, अर्थात राज्य स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय समाज के संदर्भ में जिस तरह समझेगा उसी तरह उसकी सामाजिक अस्मिताएं बनेंगी। इसी तरह की अस्मिताओं के आधार पर राज्य का राष्ट्रीय हित संरचित होगा। संरचनावादी यथार्थवादियों द्वारा अराजकता को दिए जाने वाले महत्व भी थी पूरी तरह नहीं नकारते, पर उनका कहना है कि अराजकता अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। संबंधों की अराजकता दो मित्र राज्यों के बीच भी हो सकती है और दो शत्रु राज्यों के बीच भी। दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। इस दृष्टि से अराजकता नहीं बल्कि उसके प्रभाव में बन सकने वाले सामाजिक संबंधों की किस्में ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इन किस्म के सामाजिक संबंधों के अनुसार ही राज्य अपने हितों को परिभाषित करते हैं। यथा शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का रिश्ता भी एक सामाजिक संबंध था, जिसके अंतर्गत वे दोनों एक दूसरे के शत्रु की तरह देखते थे और उसी के अनुसार उनके राष्ट्रीय हितों की संरचना होती थी। जब उन्होंने एक दूसरे को उस सामाजिक संबंध के आईने में देखना बंद कर दिया या उस तरह के सामाजिक संबंध की परिस्थितियां ही नहीं रह गईं, तो इसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध खत्म हो गया। स्पष्ट है कि रचनात्मकतावाद एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में अपनी उपयोगिता बहुत स्पष्ट नहीं कर पाया। इसके बावजूद उसे एक सैद्धांतिक संरचना प्रस्तुत करने में सफलता अवश्य मिली है। रचनात्मकतावाद के प्रचलित होने के पीछे यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण की अपर्याप्तताओं की भूमिका भी है। तो ये साथियों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथियों ये आपका लास्ट पेपर है, तो प्लीज़ हमारे साथ आप जुड़े रहें। आपकी फर्स्ट ईयर है इस बार, फिर उसके बाद आप सेकेंड ईयर के एग्जाम दोगे, तो सेकेंड ईयर की भी आप हमारे से ही तैयारी कर लें। तो चलिए, जय हिंद साथियों।